कल हम लोगों ने लूपिंग के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया था। तो पाइथन में जब कभी आपको रिपीटेशन करना होता है तो रिपीटेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए लूप के कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ते हैं। और दो तरह के लूप हैं। पहला होता है वाइल लूप, दूसरा होता है फॉर लूप। वाइल लूप को कल हमने कंप्लीट किया था, आज हम फॉर लूप को कंप्लीट करेंगे। तो पाइथन में जो फॉर लूप है, इट इज नॉट सेम एज इन सी प्लस प्लस जावा लैंग्वेज, बिकॉज इन सी प्लस प्लस जावा generally we use this syntax to implement for loop. Like here we will initialize a variable, then statement termination, after that condition, then statement termination, then your increment decrement kind of concept. Fine, that is plus plus or minus minus concept. But in Python programming language, there is a different syntax. और वो सिंटैक्स हमारे यहाँ पर पहले हम फॉर कीवर्ड लिखते हैं। फॉर कीवर्ड, आफ्टर दिस फॉर कीवर्ड वी हैव टू पुट ए वेरिएबल। आप उस वेरिएबल का नाम जो चाहें वो आप लगा सकते हैं। उसके बाद इन कीवर्ड लिखेंगे और इन कीवर्ड के बाद पाइथन में यहाँ पर आपको एक सीक्वेंस इंप्लीमेंट करनी होती है। उसके बाद इंडेंटेड ब्लॉक का यूज करके आप अपने स्टेटमेंट को लिखते हैं। तो ये पाइथन में फॉर लूप का सिंटैक्स होता है, इसमें कोई कंडीशन नहीं होती। पाइथन के फॉर लूप में कोई कंडीशन टेस्ट नहीं करनी होती और ना ही इसमें कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का कॉन्सेप्ट हमारा आता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल के साथ फॉर लूप को समझने की कोशिश करते हैं। जहां पर हमें वेरिएबल लिखना है, आप उसकी जगह आई जे के एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकते हैं। सपोज के लिए मैंने यहाँ पर आई लिख दिया। ठीक है, और जहां पर आप सीक्वेंस लिखते हैं तो ये नई चीज है, अभी तक हमने पाइथन के अंदर सीक्वेंस को नहीं पढ़ा है। ठीक है, पहली बार ये वर्ड आया है। तो सीक्वेंस का मतलब होता है एक आपके पास बहुत सारी वैल्यूज हैं जो एक जगह आपके रखी हुई हैं, इसको हम लोग सीक्वेंस कह सकते हैं। यहाँ पर हर एलिमेंट तो यहाँ पर जो आपके एलिमेंट हैं, ये एलिमेंट आपका न्यूमेरिक हो सकता है, इंटीजर फ्लोट हो सकता है, करेक्टर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं अभी सीक्वेंस की डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा जिसको हम सेपरेटली ही पढ़ेंगे। अभी जब कभी आपको सीक्वेंस की जरूरत पड़ेगी तो कुछ अल्टरनेट चीजें हैं जिनको मैं आपको सिखा देता हूँ, जस्ट फॉर लूप पर्पज ओनली। फाइन, तो अभी के लिए पाइथन ने कहा कि आप स्ट्रिंग को यूज कर सकते हैं हर उस जगह पर जहां पर आपको एक सीक्वेंस चाहिए, बिकॉज स्ट्रिंग इज ऑल्सो ए सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स। Suppose if I write here Python, so it is fine. Python यानी कि कोई भी स्ट्रिंग जो आप यहाँ लिखते हैं वो हमारा एक सीक्वेंस की तरह कंसीडर करी जाती है। ठीक है, तो अभी हम फॉर लूप को समझने की कोशिश कर रहे हैं, सीक्वेंस को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि इस लूप के अंदर मैं क्या लिखूंगा। हमने कहा जस्ट एक मैसेज लिख देते हैं, लाइक एप्पल। अब ये जो मैसेज है ये हमारा उतनी बार प्रिंट होगा जितनी बार लूप हमारा रिपीट होगा। अब ये लूप कितनी बार रिपीट होगा, तो बाय डिफॉल्ट ये हमारा उतनी ही बार रिपीट होता है जितना इस सीक्वेंस की लेंथ है। यहाँ पर जितने इस स्ट्रिंग के अंदर करेक्टर्स हैं वही इस स्ट्रिंग की लेंथ मानी जाएगी। तो अगर हम मैनुअली काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये जो फॉर लूप है ये हमारा 6 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, और आपको 6 टाइम्स एप्पल प्रिंट होता नजर आएगा। उसके बाद फिर लूप के बाद जो रिमेनिंग कोड है वो आपका चलेगा। तो रिमेनिंग कोड में सिर्फ मैंने एक स्टेटमेंट लिखा, डेट इज वाई।
अब सपोज करिए यहां पर मैं पाइथन की जगह सिर्फ पाई लिखता हूं. सो नाउ दिस टाइम this loop will iterate only 2 times because here length of string is 2. 2 times you are getting this apple, then after loop this is independent message, that is why. Fine. Now the thing is, suppose if I write here python, तो ये जो वेरिएबल है इसका क्या नीड है? ऐसे नहीं हो सकता था. पाइथन का सिंटैक्स फॉर लगाइए और फॉर के बाद बस इतना लिख दीजिए. भाई पाइथन जिसने बनाई उसने ऐसा डिजाइन कर रखा होगा ना इंटरप्रेटर को कि पहले वो फॉर के बाद वेरिएबल पढ़ेगा इंटरप्रेटर, फिर इन कीवर्ड देखेगा. अगर इस तरह से फॉर लूप बना दिया जाता तो चीजें आसान हो जाती हमारे लिए. अभी भी तो इसका मतलब यही होगा कि फॉर उतनी बार चलेगा जितना इस स्ट्रिंग की लेंथ है. लेकिन अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो एरर आ जाएगी. तो जो सिंटैक्स हमें दिया गया है वही सिंटैक्स हमें यहाँ पर लिखना है. अब समझते हैं फिर इस वेरिएबल का यूसेज क्या है, इसका पर्पस क्या है, वो इसमें कौन आ रहा है. तो जितने आप यहाँ पर फॉर लूप में इटरेशन करेंगे दैट इज पी. तो ये जो पी है इस पी को हमने ऐड कर दिया आई के अंदर. ठीक. और ये जो वाई है अगली इटरेशन में आई में आएगा, फिर अगली इटरेशन में टी इस आई के अंदर आएगा. तो जो भी आपकी इटरेशन हो रही है हर इटरेशन में ये जो वेरिएबल है ये वेरिएबल इस सीक्वेंस के करेक्टर को होल्ड करेगा. तो अगर मैं यहाँ पर एप्पल के साथ कॉमा लगाकर आई को प्रिंट कर दूंगा, सो ऑन ईच इटरेशन यू विल सी character of that particular sequence, that is p y. So on first iteration value of I variable is p, on second iteration value of I is y, and so on so on so on. Fine. तो इस तरह से अगर मैं आपको आगे चलकर एक डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाता हूं तो डेटा स्ट्रक्चर भी एक सीक्वेंस माना जाता है. तो यहां पर अगर मैंने एक डेटा स्ट्रक्चर लिख दिया, उस डेटा स्ट्रक्चर में जितनी भी वैल्यूज है हर वैल्यू का अगर मुझे इटरेशन करना है तो फॉर लूप से बड़ी आसानी से किया जा सकता होगा. फिलहाल हम जो लिख रहे थे उसी की बात करते हैं. तो फॉर लूप का सिंटैक्स आसान है. फॉर कीवर्ड, उसके बाद एक वेरिएबल लगाएंगे, इन कीवर्ड आएगा. तो ये दोनों तो फिक्स हैं, ऐसे ही लिखे जाएंगे. ये आपकी पसंद का नाम है, जो चाहे वो आप नाम दे सकते हैं यहाँ पर. और इस वेरिएबल में क्या आएगा, इस सीक्वेंस के करेक्टर्स आएंगे. हर इटरेशन पर नेक्स्ट करेक्टर आता जाएगा. अगर आप इसका इस्तेमाल ब्लॉक में करते हैं लूप के तो वो पर्टिकुलर करेक्टर आई के साथ आप यूज कर सकते हैं. अब अगर मैं यहां पर सीक्वेंस स्ट्रिंग की जगह कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज लगा देता हूं, वो भी सीक्वेंस की तरह काम करता है. मैं लिखा यहाँ पर मान लीजिए 10, 20, 30. तो ये जो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज मैं लिखता हूं यहाँ पर, तो ये कलेक्टिवली एक सीक्वेंस को, ये 3 वैल्यूज एक सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं जिसकी लेंथ 3 हो गई. जितने आपने कॉमा लगा के एलिमेंट लिखे हैं उतनी ही उस सीक्वेंस की लेंथ हो गई. तो अब ये जो लूप है ये 3 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा. पहली बार जब ये लूप चलेगा तो इस आई में पहली वैल्यू आएगी और आउटपुट आएगा एप्पल 10. लूप नेक्स्ट टाइम इटरेट होगा और आई में 20 आएगा और प्रिंट हो जाएगा एप्पल 20, फिर 30 आएगा एंड सो 10, 20, 30. देन उसके बाद आपका क्या आ गया, बाय आ गया. ठीक. अब अगर मैं यहां पर मान लीजिए एक सीक्वेंस बनाता हूं जिसमें लिखता हूं 10, हाई, बाय, 2.5. तो क्या ये सही है?
हमने कहा अभी भी सही है। तो इसमें कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4। तो अब फॉर लूप कितने बार चलेगा? 4 टाइम्स चलेगा या 1 2 3 4 5 6 और 7? हमने कहा नहीं। जब आप स्ट्रिंग को इंडिपेंडेंटली सीक्वेंस की जगह लिखते हैं तो उतनी बार लूप चलेगा जितने उसमें करैक्टर हैं। लेकिन अगर आप स्ट्रिंग को एक सीक्वेंस का एलिमेंट बनाकर लिखना है तो यहाँ पर सीक्वेंस वो बन रही है जो इससे मिलकर बनी होगी। उसमें हाई एक सिंगल एलिमेंट है, बाय एक अलग एलिमेंट है। तो टोटल एलिमेंट कितने उस सीक्वेंस में? 1 2 3 4। तो ये लूप 4 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। तो पहली बार प्रिंट होगा एप्पल, जो जरूरी नहीं एप्पल प्रिंट कराना है, ये तो बस समझाने के लिए था, सिर्फ आई प्रिंट करा ली थी। तो पहली बार क्या प्रिंट होगा? 10, उसके बाद प्रिंट होगा हाई, फिर होगा बाय, फिर 2.5। ठीक है। अब मान लीजिए मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर 1 to 100 एक सीक्वेंस बनानी है, फिर एक एक एलिमेंट को फॉर लूप से प्रिंट करना है। तो क्या आप ऐसे लिखने की बात कर रहे हैं? ऐसे कब तक लिखेंगे हम? तो बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा इस तरह से लिखना। तो पाइथन ने हमें एक फंक्शन दिया जिस फंक्शन से हम एक सीक्वेंस को जनरेट कर सकते हैं। अगर आपके पास सीक्वेंस नहीं है तो आप सीक्वेंस को जनरेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे जनरेट सीक्वेंस के लिए? तो ऐसा करने के लिए रेंज नाम का एक फंक्शन होता है। यूजिंग रेंज फंक्शन you can generate a sequence and that generated sequence is now iterated by this for loop. So now in the range function you need to specify 3 arguments. First argument is the first value of the sequence. So suppose if I write here 5, it means range function will generate a sequence that will start from 5. Second argument is your stop value. So if I write here like 20, it means this sequence will go up to 20 in exclusive manner. It means ये जो 20 है ये आपको सीक्वेंस में नजर नहीं आएगा। उसके बाद तीसरा आर्गुमेंट आपको बताना है इंटरवल या स्टेप। जब आप 5 से सीक्वेंस बनाना शुरू करेंगे और 19 तक जाएंगे तो 5 के बाद अगला एलिमेंट क्या लेंगे? 6 लेंगे, 7 लेंगे, 8 लेंगे। गैप कितने का रखना है? इंटरवल कितने का रखना है? या स्टेप कितने का रखना है? सपोज मैंने लिख दिया 2। इंटरनली रेंज फंक्शन एक सीक्वेंस जनरेट करेगा। वो सीक्वेंस पहले मैं लिख देता हूं। 5 से स्टार्ट होगी, नेक्स्ट एलिमेंट होगा 7 क्योंकि आपने इंटरवल 2 का लिया है। उसके बाद 9, उसके बाद 11 13 15 17 19। दैट्स इट। तो यानी कि रेंज फंक्शन की जगह पर इंटरनली कंप्यूट होकर क्या बनेगी? ये सीक्वेंस बनेगी। फॉर लूप इस सीक्वेंस को हमारा इटरेट करेगा। तो अब बताओ फॉर लूप कितनी बार चलेगा? जितना इस सीक्वेंस में एलिमेंट आए होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार चलेगा। ठीक है, यहाँ आ गया। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो रेंज फंक्शन है, इस रेंज फंक्शन को आप और अच्छे से यूज करना चाहते हैं, देखते हैं इसी प्रोग्राम में। मान लीजिए मैंने एक डैश डैश लगा दिया ताकि आउटपुट समझ में आ जाए कि किस फॉर लूप का क्या आउटपुट है। यहां पर मैंने क्या करा, रेंज फंक्शन में लिख दिया 1 1, मान लीजिए 5। इसका मतलब है एक सीक्वेंस बनेगी जो 1 से स्टार्ट होगी और 4 तक जाएगी क्योंकि ये होता है हमारा एक्सक्लूसिव। और इंटरवल कितने का रखना है? 1 का, यानी कि हर एलिमेंट के बीच में 1 का गैप होगा। 1 2 3 4। तो देखते हैं इस बार ये लूप कितना चलता है। 1 2 3 4। फाइन। तो ये जो आर्गुमेंट हो गया, यानी कि अगर मैं रेंज फंक्शन को यहां पर लिख दूं तो रेंज फंक्शन में 3 आर्गुमेंट देने की बात हो रही है। स्टार्ट वैल्यू,
फिर उसके बाद स्टॉप वैल्यू, और फिर तीसरा आर्गुमेंट स्टेप। स्टार्ट इंक्लूसिव है, जो आप लिखेंगे वो सीक्वेंस में नजर आएगा सबसे पहले। स्टॉप एक्सक्लूसिव है, ये आपको सीक्वेंस में नजर नहीं आएगा, इससे पहले तक चलेगा। ठीक है। अब अगर मैं रेंज फंक्शन के अंदर ये तीन बातें ना बताकर सिर्फ दो ही बातें बताता हूं, मैंने लिख दिया यहां पर 1 कॉमा मान लीजिए 5। बाय डिफॉल्ट जो पहला वैल्यू है उसको स्टार्ट माना जाता है, दूसरी वैल्यू को स्टॉप माना जाता है, और तीसरी वैल्यू को ऑटोमेटिकली 1 कंसीडर कर लिया जाएगा। सो यहां से जो सीक्वेंस बनेगा वो वही बनेगा जो इससे पहले वाले से बना हुआ है। तो दोनों का आउटपुट क्या आएगा, सेम आएगा। ये रेंज फंक्शन का आउटपुट और इस रेंज फंक्शन का आउटपुट जो सीक्वेंस आएगी वो सेम आएगी, और उसी सीक्वेंस को ये लूप हमारा इटरेट कर रहा है। अगर आप रेंज फंक्शन के लिए सिंगल आर्गुमेंट के साथ यूज करेंगे, सिर्फ एक ही आर्गुमेंट के साथ यूज करेंगे, तो ये हमारा स्टॉप आर्गुमेंट माना जाता है। ध्यान से सुनेंगे, अगर आप रेंज फंक्शन को एक ही आर्गुमेंट के साथ यूज करते हैं, एक ही वैल्यू आप दे रहे हैं, मान लीजिए आपने यहाँ पर 2 दे दी, ठीक है, तो ये जो 2 है वो क्या माना जाए, स्टार्ट माना जाए, स्टॉप माना जाए, या स्टेप माना जाए। तो बाय डिफॉल्ट एक वैल्यू को स्टॉप माना जाता है, तो फिर शुरू कहां से होगी सीक्वेंस हमारी, उस केस में बाय डिफॉल्ट 0 से सीक्वेंस बननी शुरू हो जाएगी। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा 0। अब उसके बाद स्टेप आपने बताया नहीं, वो 1 का माना जाएगा, 0 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद 2 आएगा नहीं, क्योंकि 2 हमारा स्टॉप है, और स्टॉप कैसा होता है, एक्सक्लूसिव होता है। यानी कि इस रेंज फंक्शन से जो सीक्वेंस बनेगी उसमें 2 एलिमेंट होंगे, एक 0 होगा और एक 1 होगा। अब हमारा जो फॉर लूप है वो इस वाली सीक्वेंस को इटरेट कर रहा है। अब सपोज करते हैं इस बार मैंने रेंज फंक्शन में कुछ ऐसा लिख दिया, 123। अगर 123 लिखा हुआ है तो इससे जो सीक्वेंस बनेगी उस सीक्वेंस में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, अभिषेक बताइए, अभिषेक चौहान। इस रेंज फंक्शन से जो सीक्वेंस बनेगी उसमें क्या एलिमेंट आएंगे बताइए। अभिषेक, सचिन, सर इसमें 1 आएगा, 4 आएगा, 7 आएगा, 10 आएगा, 13 आएगा, 16 आएगा और 19 आएगा। फाइन। नाउ इस बार हम रेंज फंक्शन को इस तरह से यूज करना चाहते हैं कि हम पहला नंबर उसका 10 चाहते हैं,
और उसके बाद हम उसको 1 तक लेकर जाएंगे। मतलब आप चाहते हैं 10 फिर 9 फिर 8, इस तरह से आप रेंज से एक सीक्वेंस जनरेट करना चाहते हैं। जब आप इस तरह से सीक्वेंस को जनरेट करते हैं तो स्टेप की वैल्यू आपको नेगेटिव रखनी है। अब नेगेटिव कितनी रखनी है आप देखिए, -1 रख सकते हैं, -2 रख सकते हैं, -3 रख सकते हैं, आपको डिसाइड करना है। सपोज इफ आई राइट हियर -1, it means this time sequence will start from 10 and will go up to 2, not 1, because 1 is exclusive. So जो sequence बनेगी वो बनेगी 10 9 8 7 6 5 4 3 2। ठीक है, अब सपोज करते हैं यहां पर मैंने लिख दिया नेहा बताइए इससे जो सीक्वेंस बनेगी क्या बनेगी? सर इससे सीक्वेंस बनेगी 4 2 0 देन -2 -2 तक क्या नहीं जाएगा अभी। सीक्वेंस का पार्ट होगा या नहीं होगा? सर नहीं होगा, नहीं होगा, बिकॉज ये नहीं होगा। हमारा स्टॉप आर्गुमेंट है ना, वो नहीं। यस सर। तो ये आएगा 4 2 0। नाउ अब रेंज फंक्शन से रिलेटेड कुछ हमारे सिनेरियोज होते हैं। ये तो हो गया आसान आसान चीजें। कुछ सिनेरियोज क्या है, वो सिनेरियोज उनकी बात करते हैं। रेंज फंक्शन can generate sequence of integer values only, not floating point numbers. Suppose if you try to write range function in this manner, what you want to start a sequence that will start from 1 and will go up to 1.9, and you have specified step argument is 0.1. तो आप सोच रहे हैं कि सर 1 फिर नेक्स्ट एलिमेंट होगा 1.1 फिर 1.2 अप टू 1.9। तो देखो मैथमेटिकली आप सही हैं, बट अकॉर्डिंग टू पाइथन सिंटैक्स रेंज फंक्शन में आप जो 3 बातें लिखते हैं, ये 3 बातें हमारा न्यूमेरिक होनी चाहिए। न्यूमेरिक बिना दशमलव के होनी चाहिए, मतलब ये इंटीजर टाइप की ही वैल्यूज हो सकती हैं, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज ये तीनों नहीं हो सकती। फ्लोट को ये हमारा नहीं समझ पाता, चाहे आप यहां लिखें चाहे आप यहां लिखें, आपको सेम एरर मिलेगी। तीनों वैल्यूज हमारी इंटीजर टाइप की होनी चाहिए, फ्लोट टाइप की नहीं हो सकती, स्ट्रिंग टाइप की नहीं हो सकती, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर टाइप की हो सकती। दूसरा, अगर मैं लिखता हूं यहां पर 1 5 0, इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आपको 1 से शुरू करना है और 4 तक जाना है, लेकिन आपको अपनी जगह से हिलना नहीं है, क्योंकि आपका स्टेप 0 है। स्टेप आपने लेने नहीं है, कदम आपने बढ़ानी नहीं है आगे। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो पाइथन ने रूल बनाया रेंज फंक्शन के लिए कि रेंज फंक्शन का तीसरा आर्गुमेंट 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर रेंज का फंक्शन का तीसरा आर्गुमेंट 0 हो गया तो सीक्वेंस बन कैसे सकती है? देखते हैं। रेंज आर्गुमेंट थर्ड मस्ट नॉट बी 0। मान लीजिए आपने क्या करा, यहां पर लिखा 5, 4 और यहां लिख दिया
5,0 और यहाँ लिख दिया 1। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं 5 से स्टार्ट करूंगा और 0 की तरफ मूव करूंगा। तो इसका मतलब आप एक नेगेटिव डायरेक्शन में सीक्वेंस बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए स्टेप आपका नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन आपका स्टेप नेगेटिव नहीं है। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो ये एरर नहीं आती, यहां पर एम्प्टी सीक्वेंस बन जाती है। स्टार्ट से शुरू करते हुए स्टेप का यूज करते हुए अगर आप स्टॉप तक पहुंच सकते हैं तब तो सीक्वेंस बनेगी, और अगर आप स्टॉप तक कभी नहीं पहुंच सकते तो आपका एम्प्टी सीक्वेंस बनेगा। ठीक है, तो यानी कि रेंज फंक्शन से जो सीक्वेंस बनी वो एम्प्टी सीक्वेंस है, उसमें कोई एलिमेंट हमारा नहीं होगा। 0 यहां लिखा होने पर एरर आ जाती है। ठीक है, थर्ड आर्गुमेंट 0 नहीं होना चाहिए। अब ये 3 यूज केस पढ़ने के बाद एक पर अगर मैं लिखूं आयुष बताइए, इस रेंज फंक्शन से जो सीक्वेंस बनेगी उसमें कौन से एलिमेंट होंगे? सर एम्प्टी हो गए, कुछ भी नहीं आएगा। एम्प्टी होंगे, बिकॉज दिस इज योर स्टार्ट वैल्यू, दिस इज योर स्टॉप वैल्यू। आप 5 से -1 जाना चाहते हैं, यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, तो स्टेप नेगेटिव होना चाहिए। आपने स्टेप लिखा ही नहीं है। जब स्टेप नहीं लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट क्या माना जाता है? 1, दैट इज +1। ठीक है, तो इसलिए इसका आउटपुट क्या आएगा? एम्प्टी सीक्वेंस बनेगी और लूप चलेगा नहीं। फाइन। तो अगर हम सर अगर सर अगर -5 लिखते हैं तो ये फिर ऐसे चलेगा -5 -4 -2 -1 इस टाइप। हाँ देखो, अगर -5 लिखेंगे तो -5 से हम शुरू करना चाहते हैं। ठीक है, अब -5 से शुरू करते हुए देखो, इसको हम विजुलाइज कर लें तो बेटर है। ये मान लो कहीं 0 है, ठीक है, और 0 के राइट में जाएंगे तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और लेफ्ट में जाएंगे तो ये -1 है, ये -2 है, और यहाँ कहीं ये -5 होगा। ठीक है, अब इस बार आपने शुरू कहां से करना है? आपने शुरू करना है -5 से, यानी कि ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, उस स्टार्टिंग पॉइंट से अगर आप राइट में जाते हैं तो स्टेप पॉजिटिव होने चाहिए, और उस स्टार्टिंग पॉइंट से आप लेफ्ट की तरफ जाना चाहते हैं तो स्टेप आपके नेगेटिव होने चाहिए। तो आपको जाना है -5 से, कहां तक जाना है? -1 तक जाना है, यानी कि आपको राइट साइड में जाना है, यानी स्टेप क्या लेना पड़ेगा? आपको पॉजिटिव लेना होगा, और आपने स्टेप नहीं बताया तो बाय डिफॉल्ट वो क्या होता है? +1 ही होता है। ठीक है, तो -5 आएगा, -4 आएगा, -3 आएगा, -2, इतना है। ओके। ठीक है, तो अब अगर हम इस रेंज फंक्शन को डिस्क्राइब कर दें तो रेंज फंक्शन में 3 आर्गुमेंट की बात करी जा रही है, आर्गुमेंट 1, आर्गुमेंट 2, आर्गुमेंट 3। जब रेंज फंक्शन को इस तरह के 3 आर्गुमेंट के साथ यूज किया जाता है तो जो आर्गुमेंट 1 है इसको आप स्टार्ट मानते हैं, और जो आपका आर्गुमेंट 2 है इसको आप स्टॉप मानते हैं, और जो आपका आर्गुमेंट 3 है इसको आप स्टेप मानते हैं। ठीक, अब अगर आपका रेंज फंक्शन 2 ही आर्गुमेंट के साथ यूज किया जाए, तीसरा आर्गुमेंट की बात ना करी गई हो, तो आर्गुमेंट 1 को स्टार्ट, आर्गुमेंट 2 को स्टॉप, और आर्गुमेंट 3 को अपनी तरफ से क्या मानना है? अपने +1 मानना है। कि आर्गुमेंट 3 नहीं है तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी? उसकी +1 होगी। अब अगर रेंज फंक्शन को आप यूज करते हैं सिंगल आर्गुमेंट के साथ, एक ही आर्गुमेंट आपने लिखा हुआ, तो जो पहला आर्गुमेंट है अब ये स्टार्ट नहीं होगा, अब ये क्या माना जाएगा? स्टॉप माना जाएगा। और जो यहाँ पर आर्गुमेंट 1 है
इट इज नाउ स्टॉप आर्गुमेंट। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 1 की जगह सिर्फ ARG लिख देता हूँ। तो जो ARG है ये आपका स्टॉप माना जाएगा। ठीक है, और डिफॉल्ट वैल्यूज में लिख देता हूँ। स्टार्ट की डिफॉल्ट वैल्यू होगी 0 और स्टेप की डिफॉल्ट वैल्यू होगी आपकी प्लस। ठीक है, तो इस तरह से आप इन कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। ठीक है, तो जो आर्गुमेंट 3 है, आर्गुमेंट 3 +1 यानी कि आपका स्टेप माना जाएगा। और इस केस में सिंगल आर्गुमेंट जो होता है उसको स्टॉप मानते हैं। स्टार्ट की वैल्यू 0 माननी है, स्टेप की वैल्यू ये माननी है। और क्या क्या बात हमने समझी? आर्गुमेंट 3 मस्ट नॉट बी 0, आर्गुमेंट 1, आर्गुमेंट 2, आर्गुमेंट 3 मस्ट बी इंटीजर। फाइन, तो ये हमारे रेंज फंक्शन के रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट हमारा हो जाता है, कैसे हमारा रेंज फंक्शन काम करेगा। आगे बढ़ते हैं। जिस तरह से ब्रेक कीवर्ड को हम व्हाइल लूप के साथ यूज कर सकते हैं, उसी तरह से ब्रेक कीवर्ड को हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर लूप के साथ। ठीक है, कैसे करेंगे फॉर लूप के साथ, इसकी बात करते हैं। तो मैंने लिखा फॉर आई इन रेंज, सपोज करिए 5। अमित बताएंगे कि यहाँ पर ये लूप कितनी बार चलेगा और किस किस वैल्यू के लिए चलेगा आई की? सर रेंज 5 है तो 5 बार तक चलेगा सर ये। हाँ, तो किस किस वैल्यू के लिए चलेगा? जब मैं इस प्रोग्राम को रन कराऊंगा तो आउटपुट में मुझे क्या दिखाई देगा? अच्छा ये बताइए, रेंज फंक्शन में जो अभी हमने लिखा है, इसमें स्टार्ट की वैल्यू क्या है? रेंज फंक्शन कहाँ से स्टार्ट होगा, सीक्वेंस बनाना कहाँ से शुरू करेगा? सर 1 से। कैसे पता चला आपको ये बात? सर क्योंकि सर 5 आपने दिया है ना सर, तो 1 2 3 4 5। नहीं मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, समझाइए मुझे। अगर मैंने रेंज में 5 लिखा है तो यस सर। हमने कैसे ये गैस किया कि रेंज फंक्शन 1 से शुरू होगा? -1 से क्यों नहीं हो सकता, या 2 से क्यों नहीं हो सकता? सर क्योंकि सर पॉजिटिव वैल्यू आपने दिया सर, अगर नेगेटिव आप दिए तो नेगेटिव शुरू होता है। हमने पॉजिटिव उसको दिया 5, तो 5 4 3 2 1 या 1 2 3 4 5। मतलब आप बताओ क्या आंसर है, 5 4 3 2 1 या 1 2 3 4 5? सर 1 2 3 4 5। अच्छा, तो ये 5 को आप क्या मान रहे हैं, स्टार्ट वैल्यू, स्टॉप वैल्यू या स्टेप वैल्यू? स्टॉप वैल्यू सर। स्टॉप वैल्यू। अब स्टॉप वैल्यू इंक्लूसिव होती है या एक्सक्लूसिव होती है? सर सॉरी क्या आपने कहा? मैंने कहा जो आप ये बता रहे हैं स्टॉप वैल्यू होगी, ये सही आंसर है आपका। ठीक है, अब आप मुझे ये बता दीजिए, ये स्टॉप है, दैट इज ट्रू, सही आंसर आपका। अब ये इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव है? इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव सर, तो अभी इसका सर मुझे भी सर अभी नहीं सर पूरा। इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव का मतलब नहीं पता। ठीक है, यस तो सर। मान लीजिए आप जाते हैं शॉपिंग करने किसी मॉल में। ठीक है, ये कोई मॉल है, इसमें शॉपिंग करने आप जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने कोई भी एक मान लीजिए शर्ट परचेज करी, उस पर एक MRP लिखा हुआ है और उसकी MRP है 1200। तो अब जब आप इस शर्ट को परचेज करके लेकर आएंगे तो जो शॉपकीपर है वो आपसे 2 चीजें पूछ सकता है। पहला कि भाई
आपने 1200 रुपए की शर्ट खरीदी है, अब इसमें जीएसटी तो दो, फिर आप उससे क्या बोलोगे कि जीएसटी तो यार इसी में होना चाहिए, अलग थोड़ी होना चाहिए, क्योंकि Yes, sir. एमआरपी का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। Yes, sir. मतलब जितने भी टैक्सेस हैं, जितने आपके खर्चे हैं एसी Sir, चलाने include है. के, वो सब कैसे होने चाहिए इसमें, इंक्लूड। Include. इंक्लूड मतलब इंक्लूसिव, इंक्लूसिव अच्छा. मतलब शामिल होना, ठीक है। Okay. यानी कि जो आपका एमआरपी है इसमें आपकी सारी चीजें शामिल होंगी, दैट इज इंक्लूसिव। और कभी कभी क्या होता है, आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो वो ना कोने में लिख देते हैं कि भाई ये जो एमआरपी है इसमें एक्सक्लूसिव लगेगा डिलीवरी चार्ज, मतलब इसमें डिलीवरी चार्ज शामिल नहीं है, वो एक्सक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव मतलब अलग से लगेगा, ठीक है, Okay. मतलब वो शामिल नहीं होगा। तो इंक्लूसिव का मतलब होता है कि जो आप यहाँ पर स्टॉप आर्गुमेंट बता रहे हैं वो हमारा शामिल होगा, और एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि वो उसमें शामिल नहीं होगा, उसके पहले तक जो एलिमेंट होगा वो हमारा पार्ट बनेगा उस सीक्वेंस, ठीक है। Okay. तो इसका मतलब है 5 हमारा स्टॉप आर्गुमेंट और एक्सक्लूसिव है, मतलब 5 शामिल नहीं होगा। और जो नहीं होगा सर. सीक्वेंस बनेगी, अब बताओ क्या बनेगी सीक्वेंस, 1 2 3 4. 1 2 3 4। तो अब दो बातें आपकी सही हैं कि ये स्टॉप आर्गुमेंट है और ये एक्सक्लूसिव है। Yes, sir. अब ये कैसे पता चला कि ये 1 से स्टार्ट होगा, अगर हमें स्टार्ट की वैल्यू ना दे रखी हो तो हमें स्टार्ट वैल्यू क्या माननी होती है, X. Oh, sorry. Start value, sir. देखो कहीं इसमें नजर आ रहा है ऐसा कि अगर हमें स्टार्ट की वैल्यू ना गिवन हो तो हमने क्या मानना है, Argument सर आपने दिया है. हाँ देखो इस वाले में देखो, Argument. तो आर्गुमेंट जो आपने लिखा है वो तो हो गया 5, वो तो हो गया स्टॉप आर्गुमेंट। अब स्टार्ट की वैल्यू क्या है इसमें, सर 0. 0। तो अब आप अपना आंसर बताइए मुझे 0 के हिसाब से, यहाँ पर स्टार्ट क्या है 0, स्टॉप है 5, 0 है इंक्लूसिव, स्टॉप है एक्सक्लूसिव, इन सारी बातों को ब्रेन में जाने दीजिए, उसके बाद क्या सीक्वेंस बन रही वो बताइए। सर जो बन रही है सर 0 1 2 3 4. बस सही, यही आउटपुट, ठीक है। चलो, तो इस तरह से अगर मैं यहाँ पर इस प्रोग्राम में ब्रेक लगा देता हूं तो ब्रेक का मतलब क्या होगा कि जैसे ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा वैसे ही लूप हमारा टर्मिनेट हो जाएगा, और जो रिमेनिंग इटरेशन बचे थे, जो रिमेनिंग रिपीटेशन बचे थे वो नहीं होंगे। पहली बार लूप चलेगा, आई की वैल्यू 0 के लिए 0 प्रिंट होगा और लूप ब्रेक हो जाएगा। लूप ब्रेक होगा, प्रोग्राम ब्रेक नहीं होगा। अगर लूप के बाद और स्टेटमेंट लिखे हैं तो वो चलेंगे। तो जैसे हम वाइल को ब्रेक कर सकते हैं उसी तरह से हम इसको भी ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। 0 के बाद हमारा टर्मिनेट हो जाता है। ब्रेक कीवर्ड या तो वाइल लूप के साथ यूज होगा या फिर फॉर लूप के साथ यूज होगा। अब आप बोलें कि नहीं मैं प्रोग्राम को कहीं से भी ब्रेक करना चाहूं तो ब्रेक कीवर्ड लगा सकता हूं, ऐसा गलत हो। देखो अगर मैं लिखूं यहाँ पर प्रिंट है, उसके बाद मेरा मन कर रहा है मैं ब्रेक कर दूंगा प्रोग्राम और फिर लगा दूंगा बाय, तो गलत है ना। हम तो चाहते हैं उसके लिए ये तरीका गलत है ना। ब्रेक आउटसाइड लूप, विदाउट लूप यू कैन नॉट यूज दिस ब्रेक कीवर्ड। तो कैसे करेंगे हम आगे चल के सीखेंगे, लेकिन अभी ये नहीं हो सकता, ये अभी हमारी एरर आएगी। चलिए, तो इसको अभी हम कमेंट कर देते हैं। फाइन, तो इस तरह से हम लोग क्या कर पा रहे हैं, इस तरह से हम लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हैं। वो एक मीनिंगफुल एप्लीकेशन बनाते हैं जिसमें
हम लूप और ब्रेक, यूजर इनपुट, इफ एल्स, ऑपरेटर सब कंबाइंड करके यूज करेंगे। अब तक जितना हमने पढ़ा है, यूजर इनपुट, ऑपरेटर, इफ एल्स, लूप, सबको कंबाइन करके एक छोटी सी एप्लीकेशन बना लेते हैं। क्या हम चाहते हैं उसकी बात करते हैं। हम ये चाहते हैं कि जब हमारी एप्लीकेशन चले तो हमारी एप्लीकेशन चलने पर आना चाहिए यूजर से एक मैसेज, एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर। यूजर 2 नंबर एंटर करेगा। करने के बाद अब हम यूजर से कहेंगे कि भाई अगर आपको एडिशन करना है तो आप 1 प्रेस करें, आपको अगर मल्टीप्लिकेशन करना है तो आप 2 प्रेस करें, और अगर आपको डिवीजन करना है तो 3 प्रेस करें। ठीक है, हम ये यूजर से कहना चाहेंगे। अब यूजर ने जो भी ऑपरेशन का जो बटन है, जो नंबर है, वो प्रेस कर दिया। मान लो इसने करा 2, तो मेरा प्रोग्राम क्या करेगा, इन दोनों नंबर का क्या करेगा, मल्टीप्लिकेशन कर देगा और प्रिंट हो जाएगा आउटपुट आपका, आपका मल्टीप्लिकेशन है। उसके बाद प्रोग्राम बंद नहीं करना। उसके बाद क्या होगा, मेरा प्रोग्राम फिर पूछेगा यूजर से कि डू यू वांट टू कंटिन्यू दिस प्रोग्राम, क्या आपको दोबारा से 2 नंबर देने हैं, क्या कोई और ऑपरेशन करना चाहते हैं। तो यूजर ने कहा यस, तो मेरा प्रोग्राम फिर पूछेगा एंटर नंबर, एंटर सेकंड नंबर, और फिर बताओ क्या करना चाहते हैं। इस तरह से यूजर ने फिर बता दिया कि इस बार मैं ऐड करना चाहता हूँ, मेरे प्रोग्राम का आउटपुट ऐड आ गया। अब फिर पूछो यूजर से कि और आगे करना है अभी, ये बंद कर दें। यूजर ने कहा नहीं, अभी और आगे करना है। फिर यूजर ने बाई प्रेस कर दिया, फिर से प्रोग्राम चलेगा। यूजर ने अगर एन प्रेस करा तो प्रोग्राम बंद हो जाएगा। तो सोचिए इसमें क्या सेंस आ रहा है। इसमें सेंस आ रहा है कि आपने एक अच्छा लॉजिक लिखना है और उस लॉजिक को क्या करना है, फिर रिपीट करना है। कब तक रिपीट करना है हमें भी नहीं पता, कब तक रिपीट करना है हमें भी नहीं पता, वो तो यूजर बताएगा कि भाई कंटिन्यू करना है आगे या नहीं करना। तो यहाँ पर रिपीटेशन मुझे चाहिए, और जो रिपीटेशन चाहिए वो मुझे भी नहीं पता कितने चाहिए। तो जो इंडस्ट्री के अंदर डेवलपर्स होते हैं उनका एक्सपीरियंस ये है कि जब आपको पता हो कि लूप कितना चलाना है तो फॉर लूप का इस्तेमाल करना चाहिए, और जब आपको ना पता हो कि लूप कितना चलाना है तो आपको व्हाइल लूप का इस्तेमाल करना चाहिए। जनरली व्हाइल लूप तभी यूज होता है जब हमें पहले से नहीं पता नंबर ऑफ इटरेशन कितने, पता है तो फॉर लूप सबसे अच्छी चॉइस होता है। अदरवाइज हर वो लॉजिक जो फॉर से हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं व्हाइल से भी कर सकते हैं, जो व्हाइल से कर सकते हैं फॉर से भी कर सकते हैं। बट फॉर कोड सिंप्लिसिटी ये एक ट्रिक है जिससे कि हमारा कोड आसान बना रहता है। क्या ट्रिक है, नंबर ऑफ इटरेशन पता है आपको पहले से कितने करने हैं, फॉर लूप लगाइए, नहीं पता है व्हाइल लूप लगाइए। तो मैं यहाँ पर नहीं पता, यूजर पर डिपेंड कर रहा है, तो मैं यहाँ पर व्हाइल लूप से इस कोड को लिखने जा रहा हूँ। और एक काम करते हैं, पहले मैं लूप लगाता ही नहीं हूँ, पहले सिर्फ मैं क्या करता हूँ, एक बार के लिए ये पूरा कोड बनाता हूँ जिसमें जितना अब तक पढ़ा है सब कुछ आ जाएगा। ठीक, तो 2 नंबर हम यूजर से ले रहे हैं, मान लीजिए ए और बी नाम से, और मान के चलते हैं वो इंटीजर। एंटर फर्स्ट नंबर इक्वल टू एंटर सेकंड नंबर। 2 नंबर मेरे पास आ गए। अब मुझे यूजर को बताना है ऑप्शन, तो ऑप्शन कैसे बताएंगे उसे, ऑप्शन बताएंगे इनपुट लगा के, इनपुट, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेलेक्ट इन ऑप्शन। अब वो ऑप्शन क्या क्या होंगे, वो ऑप्शन हम स्लैश एन में न्यू लाइन पर दिखा देते कि एक पर ऐड आना चाहिए, फिर स्लैश एन, 2 पर मल्टीप्लाई होना चाहिए, फिर स्लैश एन लगा दिया, और 3 पर आपका डिवाइड होना चाहिए। अब यूजर जो भी हमारा एंटर करेगा उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके, क्योंकि जो यूजर प्रेस करेगा 1 2 3 करेगा, मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया, लाइक
ओ नाम से, ओ स्टैंड फॉर ऑप्शन। अब एक काम करते हैं, इतना टेस्ट करते हैं कि इतना सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। यूजर ने जो नंबर दिए वो प्रिंट करा लेते हैं और ओ प्रिंट करा लेते हैं। कोड लिखते समय उसका टेस्ट करते चलो जितना लिखते जा रहे हो। इनिशियली ऐसे ही करना चाहिए, एंटर फर्स्ट नंबर 3, सेकंड नंबर 5, सेलेक्ट एन ऑप्शन। अब इतना सब कुछ कैसे आ गया, कहाँ लिख दिया मैंने इतना सब कुछ का कोड, ये लिखा है स्ट्रिंग में लिखा है ना, सेलेक्ट एन ऑप्शन, ये जो लिखा है ये एज इट इज प्रिंट हो गया यहाँ पे। अब उसके बाद न्यू लाइन कहाँ से आ गई, स्लैश एन की वजह से क्या आ गई हमारी, न्यू लाइन आ गई। न्यू लाइन पर 1 आ गया क्योंकि आपने लिखा है। उसके बाद मुझे पता था डॉट दिखाना है 1 के बाद, तो ये डॉट जो आ रहा है अपने अपने आप नहीं आ रहा है, मैंने लिखा है इसलिए आ रहा है, ठीक है। उसके आगे मैंने ऐड लिख दिया। अब ऐड के बाद मैं चाहता हूँ न्यू लाइन, स्लैश एन लिख दिया, ठीक है। इस तरह से हमने इसको एक फॉर्मेट बना दिया। अब यहाँ पर मान लीजिए लिखा मैंने 2, ठीक। अब मैं चाहता हूं ये 2 न्यू लाइन पर आए, यानी कि वी के बाद ही क्या बन जाए, न्यू लाइन बन जाए। तो आप क्या करेंगे, वी के बाद स्लैश एन लगा दीजिए, देखो क्या फर्क पड़ेगा। अभी आउटपुट आपने देखा, अब जो देखेंगे उसमें क्या फर्क पड़ेगा। एंटर फर्स्ट नंबर 3, एंटर सेकंड नंबर 7। कर्सर आपका कहां ब्लिंक कर रहा है इस बार, न्यू लाइन पर। क्यों, क्योंकि बी के बाद क्या बन गई आपकी, न्यू लाइन। क्यों बन गई, इसकी वजह से, ठीक है। और यहां पर मैं लिख दिया मान लीजिए 2, तो ये 2 नंबर हो गए और ये 2 हो गया। अब मुझे ये प्रिंट नहीं करना, अब मुझे लॉजिक लगाना है। कैसे लगाऊं, इफ अगर ओ की वैल्यू 1 आई है, इसका मतलब यूजर ऐड करना चाहता है, क्या कर दो, यहां प्रिंट कर दो एडिशन और a प्लस बी। एल सर बोलिए। सर एक डाउट था, डबल इज इक्वल टू का मीनिंग क्या होता था? कंपेयर करना, दो चीजों को कंपेयर करना। एक होता है सिंगल इक्वल टू, जिसका मतलब होता है राइट की वैल्यू को लेफ्ट में असाइन करना। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, जो ओ में वैल्यू आई है उसको कंपेयर कर रहे हैं, किसके साथ, 1 के साथ। क्या ओ में आई वैल्यू 1 है, अगर वो 1 है, इसका मतलब यूजर क्या चाहता है, ऐड करना चाहता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख दिया, एडिशन a प्लस एल। अगर ओ की वैल्यू 2 है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, प्रिंट लिख दिया मल्टीप्लीकेशन, और मल्टीप्लीकेशन और उसके बाद a मल्टीप्लाई एलिफ ओ इक्वल टू 3, डिवीजन a डिवाइड बाई। मान लो यूजर ने 1 2 3 नहीं दिया, 4 दे दिया, 5 दे दिया, 6 दे दिया, कुछ और दे दिया, तो जो कुछ और दे दिया वो एल्स में आ गया। अगर कुछ और दे दिया तो मैसेज दे दो इनवैलिड इनपुट। उसके बाद एक प्रिंट दे दो थैंक यू। ये इंडिपेंडेंट है, चलेगा ही चलेगा। अब देखते हैं रन करा, एंटर फर्स्ट नंबर मैं लिखा 10, एंटर सेकंड नंबर मैं लिखा 2। क्या करना चाहते हैं, हमने कहा डिवीजन कर दो, डिवीजन आ गया 5.03, लेकिन प्रोग्राम बंद हो गया। अब अगर मैं कोई और ऑपरेशन करना चाहूंगा तो दोबारा रन कराना पड़ेगा मुझे प्रोग्राम। एंटर फर्स्ट नंबर 20, सेकंड नंबर 40, हमने कहा मल्टीप्लाई करना है इसे। मैं 9 प्रेस कर रहा हूँ, 9 का मतलब कुछ है ही नहीं, इनवैलिड इनपुट, थैंक यू। तो अब क्या करना है यहाँ पर हम चाहते हैं
कि ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये रिपीटेडली चलता रहे, तो चलता रहे तो इसको मैंने क्या करा, ध्यान से देखेंगे, इस कोड को एक लूप में मैं लिखने की कोशिश कर, मुझे पता है अगर मैं इस यहां से लेकर यहां तक के स्टेटमेंट को, इस कोड को मान लीजिए 3 बार रन करूंगा, मैं फिक्स हूं कि मुझे 3 बार ही चलाना है, तो मैं फॉर लूप लगा सकता हूं, फॉर आई इन रेंज और 3। तो रेंज फंक्शन से जो सीक्वेंस बनेगी वो 0 1 2 ये बनेगी, टोटल 3 एलिमेंट बनेंगे, तो टोटल लूप 3 बार चलेगा। अब हर बार मैं यहां से यहां तक का कोड चलाना चाहता हूं, इस पूरे कोड को मैंने लूप के अंदर ऐड कर दिया, सबको सेलेक्ट करा, टैब प्रेस कर दिया। अब देखो आई का इस्तेमाल मैं कहीं नहीं कर रहा अंदर कोड में, मुझे बस ये पता है कि लूप 3 बार चलेगा। ठीक है, देखते हैं, एंटर फर्स्ट नंबर 4, सेकंड नंबर 5, इस बार मैंने मान लीजिए एडिशन करा दिया, एडिशन 9, फिर एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर, मैंने 8 दे दिया, इनवैलिड इनपुट, फिर दोबारा पूछा 3 4 और मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, अब नहीं पूछा कितनी बार चला, 3 बार। हमने कहा 3 बार नहीं करना, हमने तो इसे हमें खुद नहीं पता कितनी बार करना है, तो लूप हमें यूज करना चाहिए व्हाइल लूप, क्योंकि इनफाइनाइट सीक्वेंस बन नहीं सकती, सीक्वेंस हमेशा फाइनाइट होती है, बताना पड़ेगा कहां तक जाएगी सीक्वेंस। तो अब यहां पर मैं इस व्हाइल को लेकर आ रहा हूं, तो व्हाइल में लिखोगे क्या, हमने कहा व्हाइल में आप कोई ऐसी कंडीशन लिख दीजिए जो कभी फॉल्स ही ना हो, हमेशा ट्रू रहे, जैसे 10 इज लेस देन 12, तो ये तो ट्रू है, यूनिवर्सल ट्रू है, कभी फॉल्स हो ही नहीं सकता। तो आप जब व्हाइल की कंडीशन में ट्रू चाहते हैं तो सीधे सीधे ट्रू भी लिख सकते हैं, टी कैपिटल। क्यों आप मेहनत कर रहे हैं कंडीशन लिखने की, क्योंकि आपको ट्रू चाहिए तो ट्रू लिख दीजिए सीधे सीधे। तो अब ये बताइए, अगर इस कोड में चलाऊंगा तो ये कब रुकेगा, कभी नहीं रुकेगा, इनफाइनाइट हो गया। देखो कभी नहीं रुकेगा, चलता ही रहेगा। हमने कहा ये भी नहीं चाहिए, क्या चाहिए फिर आपको, इसे कैसे बंद करें, कंट्रोल सी। हमने कहा जब पहली बार ये सारा कोड चल जाता है तो उसके बाद ना यूजर से फिर पूछिए इस एल्स के बाद, यानी कि एक ऐसा स्टेटमेंट लिखना है जो लूप के अंदर ही आएगा और पूछना ही नहीं। सर सॉरी टू इंटरप्ट सर, एक चीज़ था जैसे कि हम जुपिटर यूज़ करते थे, तो उसमें कोई हमने प्रोग्राम किया था जो इन्फिनिटी तक जा, कोई हमने नंबर्स लिए, काउंटिंग्स कराई और वो इन्फिनिटी तक जा रही है, तो हम उसको रोक लेते थे उसमें जो कर्नल में जाके। लेकिन अगर सर इसमें ऐसा हो जाए तो इसमें कैसे रोकेंगे, कंट्रोल सी करके ही, कंट्रोल सी, कंट्रोल सी से। ओके सर, थैंक यू सर। क्या लिखेंगे हम, डू यू वांट टू कंटिन्यू, प्रेस वाई और N। अब देखो यूजर या तो वाई प्रेस करेगा या एन करेगा। अगर यूजर ने वाई प्रेस करा, सॉरी जो भी यूजर ने सेलेक्ट करा, मान लीजिए लिख दिया मैंने यहाँ पर सी एच मतलब चॉइस, तो यूजर ने जो भी चॉइस दी उसको अब चेक करो, और हम यूजर से जो चॉइस ले रहे हैं वाई और एन की एज ए स्ट्रिंग ले रहे हैं, क्योंकि इनपुट फंक्शन सीधे सीधे स्ट्रिंग दे रहा है। इफ सी एच इक्वल टू अगर यूजर ने प्रेस करा वाई, तो आप क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं लूप कंटिन्यू रहे, तो कंटिन्यू नाम का भी एक कीवर्ड आता है। कंटिन्यू कीवर्ड क्या करता है, हमारे लूप को स्टार्ट कर देता है, आगे के कोड को नहीं चलने देगा। एल्स अगर यूजर ने वाई की जगह एन लिखा या कुछ और भी लिख दिया, तो हम चाहते हैं लूप क्या हो जाए, ब्रेक हो। तो हमने यहाँ पे कोड में ये नहीं बताया कि एन पर ब्रेक होगा, हमने ये बताया कि वाई के अलावा यूजर ने कुछ और भी लिख दिया तो ब्रेक हो जाए। अब देखते हैं इस कोड को, एंटर फर्स्ट नंबर 5, सेकंड नंबर 6, एडिशन करना है, डू यू वांट टू कंटिन्यू, हमने कहा भी करना है, एंटर फर्स्ट नंबर 6 9, मल्टीप्लाई कर देते हैं, डू यू वांट टू कंटिन्यू, हमने कहा नहीं अब नहीं करना,
ठीक है, थैंक यू हो गया। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से हम सारे कॉन्सेप्ट को इस प्रोग्राम में इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं। कंटिन्यू, ब्रेक, इफ, एल्स, टाइप कास्टिंग, यूजर इनपुट, ऑपरेटर, सारा सब कुछ इसमें आ गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सर ज्योति, बोलिए। ये अगर यूजर ने यहाँ पूरा यस टाइप किया तो भी चलेगा? नहीं, अगर यूजर ने पूरा यस टाइप किया तो देखो इफ से तो मैच होगा नहीं, तो वो एल्स में जाएगा और क्या हो जाएगा, हमारा ब्रेक ही हो जाएगा। ओके। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर कंट्रोल करना चाहते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, जो भी आप चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग लॉजिक आपको लिखना होगा। ओके। चलिए, लूपिंग के बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो कि इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है पाइथन में, कि उसे पढ़ें या ना पढ़ें, क्योंकि हमें लगता है कि हमें नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। क्या कॉन्सेप्ट है वो? उस कॉन्सेप्ट का नाम है डेटा टाइप। अब ये डेटा टाइप जब हम कभी भी कोई वेरिएबल बनाते हैं तो बताते तो हम कभी है ही नहीं कि एक्स इंटीजर है या फ्लोट है। पाइथन खुद डिसाइड करेगा कि एक्स इंटीजर है या फ्लोट है, किस टाइप का है। तो हमें पाइथन में डेटा टाइप, पहला क्वेश्चन, होते हैं या नहीं? आंसर इज यस, पाइथन में डेटा टाइप होते हैं। दूसरा क्वेश्चन, होते हैं तो हमें पढ़ने चाहिए या नहीं? आंसर इज यस, हमें पढ़ने चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है, क्यों पढ़ने चाहिए? क्योंकि जब हम वेरिएबल बनाते हैं तो लैंग्वेज खुद डिसाइड कर रही है कि एक्स कौन है, इंटीजर है, फ्लोट है। अपने आप देखे, हम क्यों ये हेडेक लें? हेडेक लेनी पड़ेगी। क्यों लेनी पड़ेगी हेडेक, उसकी बात करें। सपोज करिए कि एक्स के अंदर क्या वैल्यू मुझे नहीं पता, वाई के अंदर क्या वैल्यू मुझे नहीं पता। अब मुझे ये बताइए, इस ऑपरेशन का रिजल्ट क्या आएगा? अगर मैं लिखता हूं एक्स डिवाइड बाई वाई, क्या इसका आउटपुट होगा? आप ये नहीं कह सकते ना आप कि सर डिवीजन होगा, क्योंकि डिवीजन आप तब कह पाएंगे जब आप ये इस बात को लेकर श्योर हैं कि एक्स में एक न्यूमेरिक वैल्यू है और वाई में एक न्यूमेरिक वैल्यू है। और अगर एक्स में न्यूमेरिक वैल्यू नहीं हुई तो स्ट्रिंग आ गई तो क्या ये डिवीजन हो जाएगा? तो ये सही है या गलत है, इस बात का डिसीजन इतना कोड देखकर नहीं लिया जा सकता। आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या है? टाइप ऑफ एक्स, टाइप ऑफ वाई। एक्स में किस टाइप की वैल्यू है, किस तरह की वैल्यू है, वाई में किस तरह की वैल्यू है। अगर वो वैल्यू न्यूमेरिक है तब तो ये ऑपरेशन हो जाएगा, अगर ये वैल्यू न्यूमेरिक नहीं है तो ये ऑपरेशन फेल हो जाएगा। तो किसी भी वेरिएबल पर किसी ऑपरेशन का सक्सेस होना या फेल होना पूरी तरह से डिपेंड करता है कि उस वेरिएबल में किस तरह की वैल्यू आई हुई। तो अगर आप कोई कोड लिखते हैं पाइथन में और आप चाहते हैं कि ये ऑपरेशन हमारे सक्सेस होते रहें, तो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि किस तरह के वेरिएबल पर ये होता है और किस तरह के वेरिएबल पर ये नहीं होता। ये मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, इस तरह के और भी बहुत सारे ऑपरेशन हैं जो इसी बात पे डिपेंड करते हैं कि आपके वेरिएबल्स किस तरह के हैं। अगर वो उस तरह के हैं जिनमें ऑपरेशन हो सकता है तो हो जाएगा, अदरवाइज फेल हो जाएगा। तो मुझे वो सारी बातें पता होनी चाहिए, तभी हमें कोड को सही से हम लिख पाएंगे। अदरवाइज क्या होगा, अगर मुझे नहीं पता है तो एरर आएगी पहली बार में। जब एरर आ जाएगी तो आप सीख जाएंगे कि भाई ये ऑपरेशन इस तरह के वर्ग पर नहीं हो सकता, सीख लिया। तो ऐसे करके सीखते रहेंगे। तो कुछ चीजें मैं बता देता हूँ, 4-5 जो हमारी डे टू डे प्रोग्रामिंग की हैं, बाकी गलतियों से सीखते रहो। सबसे अच्छा तरीका है गलतियों से सीखो। चलो, तो अब यहाँ पर हम लोग चाहते हैं कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करना जिसका नाम है डेटा टाइप। डिटेल में पढ़ते हैं, अब तक हम जानते हैं लेकिन अब थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। डेटा टाइप्स। सो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दो तरह के डेटा टाइप्स हैं। एक वो जो लैंग्वेज ने बनाकर दे रखे हैं, दूसरे वो हम भी बना सकते हैं। अगर आपको ये कहे कि क्या हम अपना डेटा टाइप बना सकते हैं पाइथन नाम से या एबीसी नाम से या इंडिया नाम से, हमने कहा बना सकते हैं। जैसे इंट फ्लोट है, इसी तरह से आप अपने टाइप भी बना सकते हैं। राइट। सो अब क्या करना है, यहाँ पर यहाँ लिखेंगे हम सबसे पहले
यूजर प्रीडिफाइंड को स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा है हमारा यूजर डिफाइन। यूजर डिफाइन की बात अभी हम करेंगे नहीं, आगे का टॉपिक हो गया हमारा ये। ठीक है, तो अगर हम स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स की बात करें उनको लिख लेते हैं, उनको भी सब नहीं पढ़ना है। कॉमनली यूज, जो हम डे टू डे कोडिंग में यूज करेंगे, कॉमनली यूज स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स कौन कौन से हैं उनकी बात करें। तो पहले मैं सबके नाम लिख देता हूँ, उसके बाद एक एक करके हम पढ़ेंगे, और काफी को हम जानते भी हैं पहले से। इंट, फ्लोट, अब देखो जिसको नहीं जानते एक आ गया कॉम्प्लेक्स, इसको भी जानते हैं और नहीं जानते हैं दोनों ही बात में। नन, ठीक है। उसके बाद आता है आपका लिस्ट, सेट, सेट, डिक्शनरी। ठीक है, तो एटसेट्रा, उसके बाद भी एटसेट्रा, अभी भी खत्म नहीं। तो मैंने वो लिखे हैं जो बहुत काम के, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आपने लिखे जरूर, लेकिन ऐसा क्यों करा आपने कि इनको एक जगह लिख दिया, इनको एक जगह लिख दिया, ये बीच में गैप देना जरूरी। हमने कहा हाँ, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाना है। ये जो नीचे के मैंने 4 लिखे हैं, 1 2 3 4 5, इनको पाइथन में डेटा स्ट्रक्चर टाइप के नाम से भी जाना जाता है। डेटा स्ट्रक्चर टाइप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसलिए मैंने इन सबको अलग कर दिया, बाकी सब हैं एक ही। तो हम कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तरह के डेटा टाइप को पढ़ने वाले हैं पाइथन पे। सबसे पहले बात करते हैं इंट डेटा टाइप की, ये क्या होता है और कैसे ये काम करता है। ठीक है, इंटीजर डेटा टाइप, देखो अगर मैं न्यूमेरिक वैल्यू की बात करूं, तो न्यूमेरिक वैल्यू 2 तरह की होती है। एक होती है विदाउट डेसिमल पॉइंट और एक होती है विद डेसिमल पॉइंट। अब विदाउट डेसिमल पॉइंट का मतलब होता है बिना दशमलव की वैल्यू, और विद डेसिमल पॉइंट का होता है दशमलव के साथ की वैल्यू। जैसे अगर मैं आपसे कहूं इस क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, तो क्या आंसर कभी दशमलव में आएगा कि सर इस क्लास में 10.2 स्टूडेंट हैं या इस क्लास में 14.1 स्टूडेंट नहीं? कभी भी इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन क्या है, इस क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, इस क्वेश्चन का आंसर कभी भी हमें फ्रैक्शन में नहीं चाहिए। फ्रैक्शन मतलब दशमलव में नहीं चाहिए, जरूरत ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो ऐसी न्यूमेरिक वैल्यू जिसमें दशमलव नहीं होता है उसे क्या बोलते हैं यहाँ पर, उसको बोला जाता है इंटीग्रल वैल्यू। और ऐसी वैल्यू जिसमें दशमलव होता है, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि सचिन तेंदुलकर रिटायर हो गए, उन्होंने अब तक जो भी रन बनाए वो रन कभी भी दशमलव में नहीं हो सकते। सचिन तेंदुलकर ने अब तक जितनी सेंचुरी लगाई है, टोटल सेंचुरीज की जो काउंटिंग आएगी वो कभी दशमलव में नहीं हो सकती। ऐसा हो सकता है कि सचिन ने 101.5 सेंचुरी लगाई है? नहीं, या तो 101 लगाई है, 102 लगाई है, चाहे वो 99 पे आउट हो गया, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूं सचिन ने पूरे कैरियर में स्ट्राइक रेट क्या रखा, तो स्ट्राइक रेट दशमलव में हो सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं आपके 10th में मार्क्स कितने आए थे, दशमलव में आ सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, आर की वैल्यू क्या है, कुछ भी हो, लेकिन एरिया फिर भी किस में आएगा, दशमलव में आएगा। क्यों? क्योंकि पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14। अगर मैं आपसे कहूं अभी आरबीआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है, दशमलव में होगा।
समझ में आ रही है कहानी हमारी? तो ऐसी बहुत सी वैल्यू हैं जो दशमलव में ही लिखी जाती हैं, ठीक है। जहां पर एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है वहां पर हम फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज को बोलते हैं। दशमलव की वैल्यू को फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज भी कहा जाता है। फ्लोटिंग पॉइंट, जब आपको 1 और 2 के बीच में कुछ नहीं चाहिए, इंटीग्रल वैल्यू, आपको 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर की जरूरत है, तो आपको क्या चाहिए? फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू चाहिए, ठीक है। चलो, तो मैथमेटिक्स में इसको हम डिस्क्रीट वैल्यू भी कहते हैं, डिस्क्रीट, और इसको हम कंटीन्यूअस वैल्यू भी कहते हैं, कंटीन्यूअस, लगातार, ठीक है। चलो, उस पर नहीं जाते हैं। तो जब पाइथन में हम न्यूमेरिक वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं तो उस न्यूमेरिक वैल्यू में एक तो आ गया इंटीग्रल वैल्यू बिना दशमलव की वैल्यू, और एक आ गई हमारी फ्लोटिंग वैल्यू दशमलव के साथ वैल्यू। जावा लैंग्वेज ने इस वैल्यू को दिखाने के लिए 4 डेटा टाइप बनाए। एक का नाम रखा बाइट, एक का नाम रखा शॉर्ट, एक का नाम रखा इंट, और एक का नाम रखा लॉन्ग। अगर आप सी लैंग्वेज की बात करते हैं, सी प्लस प्लस की बात करते हैं, तो सी प्लस प्लस में भी बिना दशमलव की वैल्यू को दिखाने के 4 डेटा टाइप होते हैं। अब हमारा और आपका एक्सपीरियंस है इसके ऊपर कि आप पढ़ा कितना भी लो, जरूरत पड़ने पर यूज हम यही करेंगे, ठीक है। तो जब पाइथन को बनाया जा रहा था तो उन्होंने इन दोनों को तो रखा ही नहीं। पाइथन में सिर्फ 2 ही डेटा टाइप रखे गए बिना दशमलव की वैल्यू को दिखाने के, इंट और लॉन्ग। बाद में उन्होंने क्या करा, इसको भी हटा दिया क्योंकि इसे कोई यूज ही नहीं करता, जब जिसे देखो इसी को यूज करते। तो आज की डेट में अगर हम पाइथन की बात करते हैं तो इस तरह की वैल्यू को जब कभी हम प्रोग्राम में इस्तेमाल करेंगे तो इंटरनली उसका डेटा टाइप जो डिसाइड होगा दैट इज इंट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कोड बनाकर आपको लिखकर दिखाऊं इस बात को, देखते हैं कैसे हम इसको समझ सकते हैं। मैंने लिखा यहाँ पर x इक्वल टू 10, प्रिंट कराएंगे टाइप ऑफ x, और x की वैल्यू प्रिंट कराएंगे, इंटीजर आएगी। क्लास भूल जाओ क्या होती है, ये ध्यान रखो, ये काम कुछ नहीं। ये नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, किसी भी रेंज में हो सकती है। अगर आपको ये पता चल जाए कि आसमान में कितने तारे होते हैं और जो वैल्यू है उसको आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, कोई एरर नहीं आती, एरर रेंज को लेकर। कितना भी बड़ा नंबर आप पाइथन में स्टोर कर सकते हैं, दैट इज इंट ओनली, कोई लॉन्ग का कॉन्सेप्ट नहीं, ठीक है। चाहे नेगेटिव नंबर हो चाहे पॉजिटिव नंबर हो, कितना भी बड़ा हो सकता है। मेमोरी आपकी लिमिट है, आपकी मेमोरी अवेलेबल है या नहीं इतनी, वो आपकी लिमिट होगी, ठीक है। पाइथन की तरफ से रेंज की कोई लिमिट नहीं है, ठीक। तो किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू जो बिना डेसिमल पॉइंट के आएगी, कितनी बड़ी हो कितनी छोटी हो, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, उसका डेटा टाइप इंटीजर आता है, और इंटीजर पर अर्थमेटिक ऑपरेशन किए जा सकते हैं, प्लस माइनस लेस देन ग्रेटर देन, ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं। अब अगर मैं लिखूं यहाँ पर 1.5 और प्रिंट कराऊं टाइप ऑफ एक्स देन एक्स, फ्लोट, फ्लोट डेटा टाइप, दशमलव की वैल्यू का टाइप होता है, नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है। दशमलव से पहले आप कितनी वैल्यू लिखेंगे, आप देखो कितनी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब सर ये कहाँ से आ गया, ये तो एक ही रह गई, आपने तो बहुत लिखी थी, कहाँ गई बाकी सारी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है E+20। अब जब कभी आपको ये प्रोग्राम में ई का नोटेशन आता है तो पाइथन में अगर, अच्छा अगर मैं आपसे कहूँ मेरे पास 1.2 ये लिखा हुआ है,
इस 1.2 को अगर मैं ऐसे लिख दूं 0.12 गुणा 10, तो एक ही बात है, जब ये सॉल्व करोगे तो 1.2 ही आ जाएगा। तो इसको फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 0.012 गुणा 10 की पावर 2, यानी कि 100। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये यही बन जाएगा। अब जब आप इसको लिखेंगे तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0.012 e प्लस 2। तो 10 की पावर 2 को जब कभी पाइथन ने आउटपुट में दिखाना है तो e प्लस 2 करके दिखाएगा। और अगर कहीं पावर माइनस में 10 की पावर -2 है तो कैसे लिखकर आता, e -2 लिखकर। ठीक है, तो अगर आपके आउटपुट में ये नजर आया है जो अभी हमने देखा e प्लस 24, तो इसका मतलब है कि ये कहना चाह रहा है इतनी वैल्यू गुणा 10 की पावर 24, नहीं 10 टू पावर 20, ये इसका मतलब। ठीक है, चलो, तो इस तरह से हम फ्लोटिंग नंबर पे देख सकते हैं। और दशमलव के बाद कितनी वैल्यू लिख सकते हैं, दशमलव के बाद आप कितनी भी लिखिए, लेकिन बाय डिफॉल्ट आपको 15 या 16 प्लेसेस नजर आएंगे। यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद कितने प्लेसेस आप जाते हैं, बाय डिफॉल्ट 16 प्लेसेस तक जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब किसी में 15 कहीं 16 से ज्यादा कभी नहीं होगा। तो ये एक्यूरेसी लेवल है 16, बहुत हो गया। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे किसी कंपटीशन में 92.6% नंबर आए और एक दूसरे स्टूडेंट के आए 92.5 और एक तीसरे के आए 92.486 और एक के आए 92.48679 ऐसे करके आए। हाँ भी अमित बताना जरा, इनमें कौन बड़ा है? अगर किसी के परसेंटेज 92.486 आए और एक दूसरे स्टूडेंट के मार्क्स आए 92.486789, बताओ कौन जीता? दोनों जीत गए, दोनों हार गए? सर सर बड़ा तो सर यही है 92.486। ये वाला बड़ा है, सेकंड वन। इसको मैं 1 देता हूँ, इसको मैं 2 देता हूँ। कौन सा हाँ बड़ा? सर वन या फर्स्ट टू? वन, फर्स्ट। फर्स्ट बड़ा है और ये छोटा है। हाँ सही, इंक्रीमेंट हो रहा है सर। मुझे भी नहीं पता, चलो मुझे भी नहीं पता, मैंने लिख दिया 92.486। क्या ये बड़ा है किससे? 92.486789 से। अगर देखो ये बड़ा है जैसा आप बता रहे हैं तो फिर ये ट्रू आना चाहिए, क्योंकि ये ट्रू देता है हमारे लिए, लेफ्ट बड़ा बड़ा होने पर। और अगर ये बड़ा नहीं है तो क्या देगा? फॉल्स देगा। देखते हैं क्या दे रहा है। फॉल्स दे रहा है, इसका मतलब क्या है? कौन बड़ा है इन दोनों में? दूसरा वाला बड़ा है। ठीक है, अगर मैं लिख दूं 0.4868788, अब बताओ इन दोनों में कौन बड़ा है? पहला वाला, दूसरा वाला? तो दूसरा वाला। अब सोचो कहां जाके डिफरेंस आ रहा है, दशमलव के किस स्थान पर? 1 2 3 4 5, दशमलव के 6th प्लेस पे जाके पता चला कि यार ये जीत गया, ये हार गया। समझ में आ रहा है? इसे बोलते हैं एक्यूरेसी लेवल। शुरू में सब सही है, लेकिन डिफरेंस कहाँ आ रहा है? दशमलव के 6ठी प्लेस पर डिफरेंस आ रहा है। मतलब कितना माइनर सा डिफरेंस होगा इन दोनों के बीच में। ठीक है, जब एक्यूरेसी लेवल बहुत हाई रखना है तब हम फ्लोटिंग यूज करते हैं, और कितने एक्यूरेसी लेवल पर जाना है वो दशमलव के बाद की डिजिट डिसाइड करती है कितने प्लेस पर जाना है। अब आप बोलेंगे दशमलव के बाद 16 प्लेस, 16 प्लेस बहुत होते हैं एक्यूरेसी डिसाइड करने के लिए।
16 प्लेसमेंट एक्यूरेसी नहीं हो रही, मतलब मान के चलो दोनों एक ही बात है ना। चलो, तो बाय डिफॉल्ट फ्लोट डेटा टाइप में डेसिमल पॉइंट के बाद हमारा 16 प्लेसेस तक एक्यूरेसी जाती है बाय डिफॉल्ट। आप चाहें तो 20, 25, 30 प्लेसेस तक की एक्यूरेसी भी लेकर चल सकते हैं। अब ये जो दो वैल्यूज होती हैं जो मैंने यहाँ पर डिस्कस करी, ये न्यूमेरिक वैल्यूज ये होती हैं। अब एक तीसरे टाइप की न्यूमेरिक वैल्यू होती है जो हम आज पढ़ रहे हैं पहली बार, और शायद वो आखिरी बार भी होगा, हम दोबारा उसे कभी नहीं पढ़ेंगे। और वो ना तो सी में है ना जावा में है, बस पाइथन में ही अपने अंदर रखा हुआ है। और वो भी एक वजह है क्योंकि पाइथन जिसने बनाई यूडो वैन रॉसम, वो एक मैथमेटिशियन है, और उसने वो मैथमेटिशियन होने की वजह से उस कॉन्सेप्ट को रख दिया, कहीं यूज नहीं है उसका। ठीक है, क्या है वो समझते हैं। अगर मैं लिख दूं यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ध्रुव बताएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, बताइए एक्स की वैल्यू क्या होगी? सर √1। अब देखो, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1, टेक स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड, तो ये एक्स हो जाएगा इक्वल टू -1 का रूट हो गया। अब बताओ -1 का जो रूट होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? -1 का स्क्वायर रूट क्या होता है? सर 1 ही होता है। 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 1, ये फिक्स है। लेकिन -1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, इस पर रिसर्च चल रही है अभी, इसका जवाब किसी मैथमेटिशियन के पास नहीं है। ठीक है, तो क्या माने फिर इसको? तो यहाँ पर हम क्या मानेंगे इसको, जो नंबर स्केल हमने माना जिसको हम ये 0 कह रहे थे, ठीक है, इधर जा रहे हैं मान लो प्लस इन्फिनिटी की तरफ, इधर जा रहे हैं मान लो माइनस इन्फिनिटी की तरफ। हर वो वैल्यू जो इस स्केल पर हमें दिखाई दे सकती है उसको बोलते हैं वास्तविक नंबर, दैट इज रियल नंबर। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, -1, -2, -3, ये सब नंबर क्या कहलाते हैं? रियल नंबर, दैट इज वास्तविक नंबर। अगर कोई नंबर इस नंबर स्केल पे नहीं आता है तो उसको हमारे मैथमेटिशियंस क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक नंबर, इमेजिनरी नंबर। तो आज की डेट में -1 का स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या आएगी नहीं पता क्या आएगी, लेकिन ये पता है कि वो रियल नंबर नहीं होगी, वो इस नंबर स्केल पे लाई नहीं करेगी, वो एक काल्पनिक वैल्यू होगी। इसलिए इसका आउटपुट क्या है? प्लस माइनस आई। हमें नहीं पता वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, कुछ नहीं पता, इसलिए हम सेफ साइड क्या बताएंगे? प्लस माइनस आई। आई स्टैंड्स फॉर इमेजिनरी नंबर, ऐसा नंबर जो क्या एग्जिस्ट नहीं है? करता दुनिया में, उसको क्या बोलेंगे? इमेजिनरी। हाँ तो आपको चलिए, तो यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यूज हमारी दो तरह की होगी, एक होती है रियल, और रियल दो तरह की होती हैं, दशमलव के बिना और दशमलव के साथ। और दूसरी न्यूमेरिक वैल्यू होती है जिसको बोलते हैं इमेजिनरी, काल्पनिक नंबर। और इस काल्पनिक नंबर को अगर हम देखें तो ये अपने आप में एक टाइप होता है जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स वैल्यूज या कॉम्प्लेक्स टाइप। अब पाइथन में कॉम्प्लेक्स वैल्यू कैसे लिखी जाती है? अगर किसी भी रियल नंबर, चाहे वो न्यूमेरिक इंटीजर हो चाहे न्यूमेरिक फ्लोटिंग हो, किसी भी रियल नंबर के सफिक्स में स्मॉल जे लगा दिया जाए या कैपिटल जे लगा दिया जाए तो ये वेरिएबल पाइथन में इमेजिनरी वेरिएबल कहलाता है, और ये नंबर 10j एक इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। अगर मैं इसका टाइप गेट करूं, टाइप ऑफ x, और x को प्रिंट कराऊं, you will see type of x as complex type। और अगर मैं यहां से j हटा देता हूं, it is integer। अब आप बोलेंगे सर ये j अपने मन से लगाना है, a लगा दे, हमने कहा नहीं, मन से नहीं लगाना है, पार्ट ऑफ सिंटेक्स, you will get error।
तो सर जे क्यों लगाना है, आई नहीं लगा सकते क्योंकि इमेजिनरी की स्पेलिंग आई से स्टार्ट होती है। तो हर कोई यही सोचता है कि जब बनाना ही था तो आई बना देते, ताकि थोड़ा रीडेबल हो जाता और साइंस भी आता, भाई ये एक नंबर है जिसके साथ में आई लगा दे, अब ये इमेजिनरी नंबर। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अब इसके पीछे क्या आंसर है, इसके पीछे कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल आंसर नहीं है, सिर्फ एक ही आंसर है कि पाइथन को अगर कभी आईओटी वाले यूज करेंगे, तो आईओटी मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स के जो प्रोग्रामर्स हैं वो यूज करेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आई करंट को रिप्रेजेंट करता है। कभी पढ़ा होगा आपने V बराबर आई आर, ओम का लॉ, V बराबर आई आर, तो वहां पर आई करंट को रिप्रेजेंट करता है ना, और जे कहीं किसी को रिप्रेजेंट नहीं करता। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर डेवलपर्स ने क्या करा, आई का जो नेक्स्ट लेटर है जे, उसका इस्तेमाल कर लिया इमेजनरी को दिखाने के लिए। तो देखो आज हम पहली बार पढ़ रहे हैं इसको और आखिरी बार पढ़ रहे हैं, दोबारा कभी नहीं पढ़ेंगे, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप चाहे तो कैपिटल जे लिखेंगे तब भी चल जाएगा। कॉम्प्लेक्स पर भी हम अर्थमेटिक ऑपरेशन कर सकते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, जैसे मैं लिख दिया 10j प्लस 2j, तो ये 12j हो जाएगा। मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और अगर खाली ऐसे लिख दे तो 10j प्लस 2, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट के साथ एक रियल पार्ट लिखा जा सकता है प्लस करके, अभी भी कॉम्प्लेक्स लिख रहे हैं। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं, यहां पर आप फ्लोटिंग बना सकते हैं तो भी ठीक है। चलिए इस पर ज्यादा डिस्कशन नहीं करते है ना, क्योंकि जो आगे काम में नहीं आएगा तो क्या फायदा, तो क्यों पढ़ रहे हैं इसे, बताया मैंने आपको। अगर 100 लोग इंटरव्यू देने आए हैं और मैं सबका इंटरव्यू फेस टू फेस नहीं ले सकता, इतना टाइम मेरे पास नहीं है, तो कैसे सबको बाहर करें। तो ये क्वेश्चन पूछ लो उनसे, 100 में 90 अपने आप बाहर होकर चले जाएंगे, है ना। तो जो रह गए बस उन्हीं का इंटरव्यू लेना है, तो बस उसी पर्पस के लिए ये चीजें काम में आती हैं, अदरवाइज प्रैक्टिकली इनका कोई कोई यूज नहीं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप की तरफ मूव करते हैं। तो अभी हमारे इंट हो गया, फ्लोट हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, हम बात करेंगे बूल टाइप। तो बूल टाइप का कहना यह है कि अगर किसी भी इवेंट के दो आउटकम होते हैं, तो उन दो आउटकम को रिप्रेजेंट करने के लिए आप बूलियन का यूज कर सकते हैं। अमित, मैंने आपको 3 बार म्यूट कर दिया पूरी क्लास में, आप तभी अपने आप को अनम्यूट करेंगे सब लोग जब आपको कोई क्वेश्चन पूछना होगा। ठीक है, इससे क्या होता है, एक दूसरे का डिस्टर्बेंस नहीं होता। क्वेश्चन जिसको पूछना है अनम्यूट कीजिए, पूछिए और फिर म्यूट कर लीजिए। ठीक है, तो किसी भी, अगर आपने कोई भी इवेंट है, उस इवेंट के दो ही आउटकम, तो उन दो आउटकम को रिप्रेजेंट करने के लिए आप बूल टाइप के वेरिएबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं 4 इज ग्रेटर देन 1, तो इस इवेंट के कितने आउटकम हो सकते हैं, या तो हाँ या तो ना, और तो कुछ नहीं हो सकता ना, कि नहीं थोड़ा सा कम है थोड़ा सा ज्यादा, नहीं, या तो आंसर हाँ है या आंसर नहीं। तो इस एक्शन के दो ही आउटकम है, तो अगर मैं इस एक्शन के रिजल्ट को प्रिंट ना कराकर किसी वेरिएबल में रख लूं तो रख सकते हैं। तो ये जो वेरिएबल है ये क्या स्टोर करेगा, 4 स्टोर करेगा या 1 स्टोर करेगा या इसका रिजल्ट स्टोर करेगा, रिजल्ट। तो इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या आएगा, या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। तो एक्स क्या स्टोर करेगा, ट्रू या फॉल्स। तो अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू ट्रू या फॉल्स है, तो उस वेरिएबल का जो डेटा टाइप आता है दैट इज बूल। फाइन, आप चाहें तो सीधे सीधे ट्रू भी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे टी कैपिटल। इसी तरह से आप चाहे तो फॉल्स भी स्टोर कर सकते हैं। तो ट्रू फॉल्स दो स्पेशल वैल्यूज हैं जो पाइथन ने कीवर्ड बनाकर दी हैं,
जिनको हमें इसी तरह से लिखना है। अब अगर मान लीजिए किसी भी वेरिएबल को मैं जिस वैल्यू से इनिशियलाइज करना चाहता हूं वो मुझे अभी नहीं पता, वो प्रोग्राम में आगे चलकर यूज होगी, ठीक। लेकिन मैं प्रोग्राम में इनिशियली बताना चाहता हूं कि मैं एक वेरिएबल लेना चाह रहा हूं प्रिंसिपल, एक वेरिएबल लेना चाह रहा हूं रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक लेना चाह रहा हूं टेन्योर, जिनकी वैल्यू मुझे नहीं पता अभी, मैं बाद में यूजर से ले लूंगा। लेकिन मुझे ना अभी बताना है कि मैं इतने वेरिएबल का इस्तेमाल करने जा रहा हूं, तो कैसे बताऊं? क्योंकि मैं इनको ऐसे नहीं छोड़ सकता, एरर आ जाएगी। क्योंकि अगर मैंने सिर्फ पी आर टी ऐसे लिख दिया तो ये सिंटैक्स सही नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? p इक्वल टू नन। तो पाइथन ने एक नन वैल्यू बनाई जो हम तभी इस्तेमाल करते हैं ज्यादा बार जब किसी वेरिएबल की वैल्यू हमें अभी नहीं पता क्या है, लेकिन आगे चलकर वो डिसाइड होगी। तो अभी हम इसे बताना चाहते हैं, अभी p नाम से एक वेरिएबल है प्रोग्राम में, r नाम से एक वेरिएबल है। तो जब कभी आपको इस तरह की सिचुएशन आएगी तो आप नन को एज ए डिफॉल्ट वैल्यू मानकर किसी वेरिएबल में रख सकते हैं। तो नन वैल्यू सिर्फ और सिर्फ किसी वेरिएबल का एक फिलर वैल्यू होता है, आपको पता है नहीं अभी और लिखनी पड़ रही है, सिंटैक्स का पार्ट है, तो उस सिचुएशन में आप नन लिख देते हैं। लेकिन अगर ये वैल्यू है तो कोई ना कोई टाइप तो उसका भी होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर टाइप ऑफ p गेट करूं, you will get none type. So none type is a data type of which value? None value. तो ये आपसे पूछता है 10 और int में क्या डिफरेंस है, तो आप बताएंगे 10 is a value of int type. इसी तरह से कोई आपसे पूछता है none और none type में क्या डिफरेंस है, आप बताएंगे none is a value of none type. तो डेटा टाइप कौन है, none या none टाइप? नन टाइप। तो नन टाइप क्या है हमारा? डेटा टाइप है। नन उस टाइप की एक इकलौती वैल्यू है, कोई और वैल्यू ऐसी नहीं है पाइथन में जिसका डेटा टाइप क्या है, नन टाइप है, ठीक। चलो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे डेटा टाइप्स हो जाते हैं। किस तरह से यहाँ पर हम डेटा टाइप्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक मैंने कवर करा इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बूल और आपका नन टाइप, ठीक है। ये सारे टाइप हमारे यहाँ पर हो जाते हैं। अब आगे चलते हैं। तो अभी मैं आप में से किसी का रैंडम टेस्ट लेने का सोच रहा हूँ, ठीक है। तो देखते हैं किसका रैंडम टेस्ट हो सकता है आज। तो सबसे पहले मुझे ऐसे बंदे की तलाश होगी जो लैपटॉप से क्लास ले रहा है, तो जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो सब लैपटॉप से। आयुष, आयुष आप के लैपटॉप में पाइथन इंस्टॉल है? यस सर। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, अपनी स्क्रीन को स्टॉप करूंगा, ठीक है। और आपको मैं परमिशन दूंगा कि आप अपनी स्क्रीन को शेयर कर पाएंगे। उसके बाद आपकी स्क्रीन हम सबको दिखाई देने लगेगी, ठीक। मैं एक प्रॉब्लम दूंगा और आपको उस प्रॉब्लम का कोड हमारे सामने लिखकर दिखाना है, ठीक है। कोशिश करनी है, नहीं होगा तो हम सब हैं, हेल्प करेंगे सब। ठीक है, अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। हो गया सर शो? नहीं, शेयर स्क्रीन पे क्लिक करिए। कर दिया मैंने। बाकी लोगों को स्क्रीन शो हो रही है इनकी? हो सकता है मेरे में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। नो सर। एक सेकंड दोबारा देखिए एक बार। सर, मेरे को एक बार क्विट करना पड़ेगा जूम, मैं फिर से रिकनेक्ट करता हूँ। एक्चुअली मैं क्या ना, वो परमिशन नहीं हुई दी हुई उस पर। चलो ज्योति, अभी कर सकते हैं आप?
शोभित नो सर, पाइथन सर मेरे दूसरा लैपटॉप में इंस्टॉल है सर। फाइन।